कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है? समान होती है। जैसे आपको देखें कि वर्ग संख्या 1 को ले हम एस ब्लॉक के तत्व, जैसे एस ब्लॉक तत्व, एस ब्लॉक तत्व वर्ग 1 और 2, वर्ग 1 व 2 की संयोजकता 1 व 2 एस ब्लॉक में क्यों होती है 1 और 2? क्योंकि इनके बाह्य कोष में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए एस ब्लॉक के तत्वों वर्ग 1 और 2 की जो संयोजकता होती है कितनी होती है? 1 और 2 ही होती है। उसी प्रकार पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक तत्व वर्ग 13 से 17 की संयोजकता कितनी होगी? 13 से 17 बढ़ेगी। उसके बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, उसके बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे किसके 13 से लेकर के 17 तक के जो तत्व हैं पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनके बाह्यतम कोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उसके अनुसार इसकी वैलेंसी का निर्धारण किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या या फिर क्या करेंगे, 8 में से जो बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी संख्या को घटा दिया जाता है, या 8 में से बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटाकर निर्धारित किया जाता है। जैसे उदाहरण ले लो, क्लोरीन है, क्लोरीन का होता है 287, ये होता है क्लोरीन का बाह्य कोष में कितने हो गए? 7। तो अब यहां हमने क्या लिखा था, 8 में से बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को घटा दो तो उसकी संयोजकता कितनी आ जाएगी? 1। क्लोरीन की संयोजकता कितनी आएगी? 1, लेकिन वो कौन सी है? माइनस वाली, प्लस में होकर के किसमें? माइनस वाली है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए क्लोरीन का लिख दिया 2 8 और फिर 8 - 7, यही होगा ना इसका संयोजकता। तो यहाँ कितनी आ जाएगी? क्लोरीन की संयोजकता 1 आ जाएगी। इस तरह से घटा देंगे 2 8 8 - 7, तो कितनी आ जाएगी इसकी संयोजकता? 1 आ जाएगी। कौन सी वाली आ जाएगी? माइनस वाली 1 आ जाएगी। घटाने से प्राप्त होती है। अब आ जाइए 18वें वर्ग का, 18वें वर्ग के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है बताओ? क्योंकि न तो वो इलेक्ट्रॉन देते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। बाह्यतम कोष कैसा होता है उनका? पूरा होता है। तो बाह्यतम कोष पूरा होने के कारण उनकी संयोजकता क्या होगी? शून्य। संयोजकता शून्य होती है। इसीलिए उनको क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैसें नाम, नोबल गैस नाम दिया गया है। उत्कृष्ट गैसें नाम दिया गया है। तो लिख लो कि 18 वर्ग के तत्वों की संयोजकता होती है, इसलिए उन्हें उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। जो ना तो वो इलेक्ट्रॉन देते हैं और ना ही वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लेते हैं। नेक्स्ट नियम के अनुसार लिखेंगे
कि एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है। फिर घटते हुए हो जाती है। या ऊपर समझो, एक आवर्त लिख लो। क्या लिखोगे आवर्त में बताओ? आवर्त का लिखिए एच को छोड़ दो, LI BE B C N O F और NE। या हमने कहा है दियो, कौन सा आवर्त का तत्व लिख दिया ही? दूसरे आवर्त का, है ना? इनको इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 और 2। अब बाह्यतम कोश का अनुसार लिखा जाएगी कहीं संयोजकता। देखिए 2 1 तो संयोजकता 1, 2 2 तो संयोजकता 2, 2 3 तो संयोजकता 3। यहाँ तक लिखना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ लिख दो संयोजकता 1 2 3। कार्बन में कितने जुड़ेंगे बाह्यतम कोश में? या तो इसको घटा दें। इसकी देखो मैंने कल भी एक पॉइंट लिखाया था कि पदार्थ तत्व की प्रकृति पर निर्भर करता है, इसकी संयोजकता प्लस होगी माइनस होगी। इसलिए कार्बन दोहरी संयोजकता दिखाता है, प्लस भी और माइनस, क्योंकि ये 4 देगा तो प्लस संयोजकता हो गई, 4 ले लेगा तो माइनस संयोजकता। तो प्लस माइनस में 4 लिखते हैं, है ना, कार्बन की संयोजकता, क्योंकि 4 जुड़ जाएंगे तो अष्टक पूर्ण हो जाएगा और 4 से ले जाएंगे तो ये कोश पूरा रह जाएगा, बाह्यतम कोश के पूरा रह जाएगा। तो इसी तरह से इसकी संयोजकता 4। अब मैंने बताया था 8 माइनस बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता का निर्धारण कैसे कर दिया? 2 8 माइनस का 5 3 आ गई संयोजकता। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? इसी तरह से 2, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। और इसकी संयोजकता आई नहीं ऊपर वाली लाइन अपनी आई लेना ऊपर की कि एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है। एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता पहले 1 से 4 तक क्या हुई? बढ़ी। 1 2 3 4 बढ़ती जाएगी और फिर घट करके क्या होती जाएगी? हो गया? समझ में आ गया कि एक ही आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं तो पहले संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर घट करके क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। यदि तत्व ऑक्सीजन से संयोग करता है, यदि तत्व ऑक्सीजन से संयोग करता है तो संयोजकता 1 से 7 तक बढ़ सकती है। एक से 7 तक बढ़ जाती है। अगर किससे संयोग कर लिया, किससे संयोग किया तो ऑक्सीजन से तत्व ने संयोग किया तो 1 से 7 तक बढ़ जाती है। अब कैसे बढ़ जाती है 1 से 7 तक? अगर आप देखना चाहो तो देख लो, जैसे मान लीजिए Na2O को ले लेते हैं अपन, यहाँ की संयोजकता कितनी होगी? 1। और उसी तरह का Cl2O7 ले दिया
तो संयोजकता कितनी आ जाएगी इसकी 7। Cl2O7 जोड़ दिया हमने, Cl2O7 जोड़ दिया, इसकी संयोजकता कितनी होगी जानते हैं? ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है, क्लोरीन की कितनी चाहिए 2 और ऑक्सीजन की कितने तत्व है 7। ऑक्सीजन का माइनस कोष में कितना जानते हैं 2 6 होता है ना? प्रत्येक बार कितना चाहिए उसको 2 चाहिए है ना? तो 7 और 2 14 हो गए, 14 तक इससे इन्वॉल्व हो जाएगा, तो इसलिए इसकी संयोजकता कितनी कहलाएगी 1 और 7 कहलाएगी। तो ऑक्सीजन से जुड़ने पर संयोजकता कितनी तक बढ़ जाती है 7 तक बढ़ जाती है। इससे जुड़ने पर संयोजकता कितने तक बढ़ गई है 1 से 7 तक बढ़ती है। उसी प्रकार से देखिए डी ब्लॉक के तत्व, अब हम किस पे आ गए? हमने एस ब्लॉक पढ़ दिया, पी ब्लॉक पढ़ दिया, अब डी ब्लॉक पे आ रहे हैं। कौन से ब्लॉक पे आ रहे हैं? डी ब्लॉक के तत्व। तो डी ब्लॉक के तत्वों में देखो क्या आएगा, डी ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं? वर्ग संख्या कहां से लेकर के कहां तक की आती है? 3 से लेकर के और 12 तक की आती है। कहां से लेकर के? 3 से लेकर के 12 तक डी ब्लॉक तक। देखो डी ब्लॉक तत्व जिसमें वर्ग संख्या कहां से कहां तक होती है? डी ब्लॉक में वर्ग संख्या लगभग 3 से लेकर के और 12 तक, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 10 तक हो गए। 3 से लेकर के वर्ग संख्या 3 से 12 तक, 3 से लेकर के और 12 तक डी ब्लॉक तक। लैंथेनाइड एक से अधिक संयोजकता का प्रदर्शन करते हैं। 3 से 12 तक लैंथेनाइड व लैंथेनियम के बाद के तत्व लैंथेनाइड और एक्टिनियम के बाद के तत्व एक्टिनाइड एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता को परिवर्ती संयोजकता कहते हैं। इसलिए इनकी संयोजकता को परिवर्ती संयोजकता के नाम से जानते हैं। परिवर्ती संयोजकता के नाम से जाना जाता है। क्या समझ में आया? आपके सामने एक प्रश्न बन करके आता है कि परिवर्ती संयोजकता किसे कहते हैं? परिवर्ती संयोजकता किसे कहते हैं? परिवर्ती संयोजकता से तात्पर्य है कि ऐसी संयोजकता जो एक से लेकर के और अलग-अलग प्रकार की दिखा दे, एक से अधिक प्रकार की दिखा दे, जैसे 2 दिखाए हैं पर संयोजकता मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें मैंने लिया था Cl2O7 और इसकी संयोजकता मैंने कितनी लिखी थी? 2 लिखी थी, 1 और 7 लिखी थी। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि परिवर्ती संयोजकता हो गई, एक से अधिक संयोजकता दिखा दी, 1 भी दिखा रहा है और 7 भी दिखा रहा है ना? जैसे मान लीजिए और एग्जांपल ले लेते हैं दूसरा, उस एग्जांपल के अलावा ये ले लेते हैं कि जैसे आपके सामने अपन ले लेते हैं
P2O5 P2O5 मतलब इसकी संयोजकता में देखो, P का मतलब फास्फोरस, P का मतलब फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है। क्या है? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड इसका नाम। और ये दो प्रकार की संयोजकताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं? P2O5 O के साथ जो बनाते हैं इसकी संयोजकता एक बार तो दिखा रहा है 3 व 5। दो संयोजकता दिखाई, या तो प्लस कर देना 3 तो 8 होगा, या तो होगी 3 संयोजकता। और अगर मान लीजिए इसने क्या कर दिया 5 के साथ नहीं जुड़ गया तो 5 एक बार तो 5 त्याग नहीं दिखाएंगे, तो कैट दिखाऊंगा त्याग के समय इसने इलेक्ट्रॉन को त्याग किया 5, तो संयोजकता क्या हो गई? बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 5 संयोजकता हो गई, है ना। और ग्रहण कर रहा है, कितनी ग्रहण करेगा? 3 ग्रहण करेगा, इसकी संयोजकता 3 और 5 होती है। इस प्रकार की दिखाने वाली संयोजकता परिवर्ती संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है? परिवर्ती संयोजकता कहलाती है। परिवर्ती संयोजकता मतलब जान गए होंगे कि एक से अधिक संयोजकताओं को दिखाना ही क्या कहलाता है? परिवर्ती संयोजकता कहलाता है। जब कोई तत्व एक से अधिक संयोजकता दर्शाता हो, इस प्रकार का तत्व परिवर्ती संयोजक तत्व कहलाता है। जो कहाँ पाए जाते हैं? वर्ग संख्या 3 से 12 तक के, जिनको डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के जो तत्व आते हैं, लैंथेनियम के बाद के लैक्टिनाइड और एक्टिनियम के बाद के एक्टिनाइड। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के जो तत्व जिनको हमने अलग ही 14 तत्वों के नाम से रख रखा है, इन तत्वों की जो संयोजकता है एक से अधिक प्रकार की होती है, इसलिए इस प्रकार की संयोजकता को हम परिवर्ती संयोजकता कहते हैं। अब आगे बढ़िए, इनमें एक और गुण पाया जाता है। इस वर्ग के तत्वों में एक और विशेष लक्षण है। क्या? इस वर्ग के तत्वों में एक विशेषता, एक विशेष लक्षण दो, यह भी होता है कि ये तत्व क्या क्रिया करते हैं? नाम दो, ऑक्सीकरण अवस्था का प्रयोग भी करते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था भी कर सकते हैं। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण अवस्था किसे कहते हैं? बताओ। मैंने ऑक्सीकरण अवचयन बताया था, तो ऑक्सीजन का संयोग करना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का निष्कासन होना या धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो वही बात यहाँ मैं कह रहा हूँ, मतलब ऐसे कि यदि ऑक्सीजन से जुड़ जाए तो एक से अधिक संयोजकता दर्शाती है, 1 से 7 तक दर्शाती है ना। और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। वही बात को इसमें स्पष्ट किया गया कि इस वर्ग के तत्व में विशेष लक्षण ये भी होता है कि तत्व ऑक्सीकरण अवस्था का प्रदर्शन करते हैं, अर्थात ऑक्सीजन से क्या कर जाते हैं? संयोग कर जाते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। परमाणु का आकार, नया पॉइंट हमारा क्या है? एटॉमिक साइज। इसे कहेंगे परमाणु आकार। हम जान गए कि एक स्वतंत्र परमाणु में नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की दूरी को ये क्या कहेंगे? परमाणु का आकार कहेंगे, क्योंकि वही तो निर्धारित करेगा आकार का। भाई परमाणु है, नाभिक से बाह्यतम कोश की जो दूरी है वही परमाणु के किसका निर्धारण करेगी? आकार का निर्धारण करेगी। भाई परमाणु की त्रिज्या ही परमाणु के आकार का क्या करती है? निर्धारण करती है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे? परमाणु का कहते हैं
परमाणु आकार एक स्वतंत्र परमाणु के, देखो परमाणु आकार एक स्वतंत्र परमाणु के नाभिक से, स्वतंत्र परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश की परमाणु आकार एक स्वतंत्र परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी की माप होती है। परमाणु का आकार ज्ञात करना मुश्किल होता है। परमाणु का आकार ज्ञात करना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि परमाणु है ना, या तो समूह में पाया जाता है, कोई विलगित परमाणु नहीं होता। विलगित मानी पृथक परमाणु नहीं होता, अलग परमाणु नहीं होता। परमाणु या तो परमाणु के समूह में पाया जाएगा या फिर अणुओं के समूह में पाया जाएगा। बहुत सारे परमाणु मिलकर क्या बना देंगे? अणु बना देंगे। इसलिए एक अकेले परमाणु का क्या करना, आकार का पता लगाना मुश्किल होता है। तो क्या लिख देंगे यहाँ? लिख देंगे किसी भी परमाणु का आकार ज्ञात करना कठिन होता है, क्योंकि या तो ये अणु के रूप में, क्योंकि या तो ये अणु के रूप में या फिर परमाणु के समूह के रूप में होते हैं, या परमाणुओं के समूह के रूप में होते हैं। यानी कोई भी विलगित परमाणु नहीं होता। क्या नहीं होता है? कोई भी विलगित परमाणु नहीं होता। एक विलगित परमाणु का, विलगित माने अकेले, एक विलगित परमाणु का मिलना कठिन होता है। विलगित परमाणु का मिलना कठिन है, इसलिए क्या नहीं होता बताओ? परमाणु के आकार के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि या तो ये अणु के रूप में रहते हैं या फिर परमाणु के समूह के रूप में रहते हैं। और एक स्वतंत्र परमाणु के नाभिक से जो बाह्यतम कोश की दूरी होती है, उससे से किसका निर्धारण किया जाता है? परमाणु के आकार का निर्धारण किया जाता है। इसलिए परमाणु के आकार का निर्धारण उस परमाणु की त्रिज्या आधार पर किया जाता है। भाई उसका निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? परमाणु की त्रिज्या के आधार पर ही किया जाता है। और परमाणु की त्रिज्या दो प्रकार की होती है। परमाणु की त्रिज्या दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो वान डेर वाल त्रिज्या और एक सहसंयोजक त्रिज्या। कौन कौन सी नाम आ गई? एक तो वान डेर वाल, एक कोवेलेंट रेडियस और वान डेर वाल रेडियस। नंबर 1 सहसंयोजक त्रिज्या, ये तो हो गए कोवेलेंट रेडियस। क्या नाम होगा इसका? कोवेलेंट रेडियस। और ये हो गई वान डेर वाल रेडियस। वान डेर वाल
त्रिज्या। कोवेलेंट रेडियस एंड वैन डेर वाल रेडियस, इसको हम ये भी कह सकते हैं RW, इसे हम कह सकते हैं कोवेलेंट रेडियस RC, कोवेलेंट रेडियस और वैन डेर वाल रेडियस। या बड़ी हो जाए किससे? सहसंयोजक त्रिज्या से वैन डेर वाल त्रिज्या हमेशा कैसी होती है? बड़ी। वैन डेर वाल त्रिज्या को तो आप एज इट इज त्रिज्या ही समझ सकते हो। वैन डेर वाल त्रिज्या को तो आप क्या समझ सकते हो? त्रिज्या ही मान सकते हो, या तो त्रिज्या ही है। क्या समझ रहे हो कि वैन डेर वाल त्रिज्या को आप त्रिज्या ही मान सकते हैं। वैन डेर वाल त्रिज्या हमेशा कोवेलेंट रेडियस से बड़ी यानी सहसंयोजक त्रिज्या से बड़ी होती है। अब हम आपको पहले सहसंयोजक त्रिज्या प्रकरण में आ गया आपका सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या परिभाषा लिख लो पहले को। जब एक ही तत्व के दो समान, जब एक ही तत्व के दो समान परमाणु, जब एक ही तत्व के दो समान परमाणु सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हों, सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हो। कौन सा बंध बना हुआ हो? सहसंयोजक बंध बना हुआ। तो दोनों परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी, तो दोनों परमाणुओं के नाभिकों की बीच की दूरी का आधा ही क्या कहलाता है? उस परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। उसे परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। देखो जैसे बताया जब एक ही तत्व के दो समान परमाणु हैं, थोड़ा छोटा बड़ा दिखाई दे जाए इसका मतलब ये समझना कि समान है। थोड़ा छोटा बड़ा दिखाई दे जाए तो ये समान समझना कि समान है, समान है। एक ही तत्व के दो समान परमाणु हैं और ये दोनों समान परमाणु इस सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े। क्या हो गया भाई? इस सहसंयोजक बंध के द्वारा ये दोनों परमाणु क्या हो गए? आपस में जुड़ गए। तो दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, दोनों परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी क्या हुई? इसकी दूरी तो ये हो गई, इसका नाभिक क्या हो गया? ये भी नाभिक है, ये भी नाभिक है। तो दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, ये बीच की दूरी है, इसका आधा, बीच की दूरी का आधा कहाँ आएगा? बीच की दूरी का आधा बिल्कुल सेंटर पे से यहाँ से ले, जैसे गोले बराबर पड़ी हुई नहीं है इसलिए, नहीं तो ये क्या है एकदम से यहाँ आता बिल्कुल। करता हूं इसको, और ये इन दोनों के बीच की दूरी का क्या हो जाएगा? लगभग आधा हो जाएगा, है ना? तो ये दूरी जो क्या कहलाएगी? ये क्या कहलाएगी? ये दोनों नाभिक, ये भी हो गया नाभिक और ये भी हो गया नाभिक, और ये दोनों की क्या हो गई? बीच की दूरी क्या है? ये
की दूरी है, और ये बीच की दूरी का क्या हो गया, आधा हो गया, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, बीच की दूरी का आधा, ये कहलाता है सहसंयोजक त्रिज्या। इसको लिख देंगे सहसंयोजक त्रिज्या। आगे समझ में भाई, दो क्या लिखे, एक ही तत्व के दो समान परमाणु ले लिया, जैसे हमने ये समान परमाणु ले लिया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो समान परमाणु ले लिए, ठीक है। इन दोनों समान परमाणु में ये क्या हो गई, नाभिक हो गई, ये क्या हो गई, बीच की दूरी हो गई, ये बीच की दूरी हो गई दोनों की, और इस बीच की दूरी का आधा ये हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहला रहा है, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। इसे हम कहेंगे सहसंयोजक त्रिज्या, यानी ये नाभिक और ये नाभिक, इन दोनों के बीच की दूरी का ये क्या हो गया, आधा। तो ये क्या कहलाएगा, इतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये क्या कहलाती है, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। इस नाम से जानते हैं इसे, सहसंयोजक त्रिज्या के नाम से जानते हैं। अब नंबर 2, वान डेर वाल्स त्रिज्या। इसी का दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, वान डेर वाल्स त्रिज्या। पॉइंट डाल लो, वान डेर वाल्स त्रिज्या। वान डेर वाल्स त्रिज्या की परिभाषा लिखो पहले तो, ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के दो, ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के दो अनाबंधित, पहले में आबंधित था, सहसंयोजक बंध बढ़ रहा था, अब कैसा है, अनाबंधित है, अनाबंधित अणुओं के दो अनाबंधित अणुओं के परमाणु के बीच की दूरी का आधा। क्या कहलाएगा, वान डेर वाल्स त्रिज्या कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ले लो, जैसे एक तो हो गया आपका ये ठोस अवस्था में, है ना, और दो अनाबंधित हैं, ये इसका नाभिक हो गया, ये इसका नाभिक हो गया। नाभिक देखो आपस में सहसंयोजक बंध की तरह जुड़े हुए नहीं, क्या नहीं है, जुड़े हुए, अब जुड़े हुए नहीं है तो अनाबंधित हो गए। ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ है, इसके दो अनाबंधित अणुओं के परमाणु हैं, इनके बीच की दूरी का, अब इसके बीच की दूरी का जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये ज्यादा है भाई, ये तो इतना ही आ रहा था, इसके बीच की दूरी, इसके इतना ले लिया था, इसके भी इतना आ रहा था, है ना, ये तो कम थी, लेकिन ये पूरी कहां तक आ रही है, परिधि तक की दूरी आ रही है, त्रिज्या के बराबर ही आ रहा है ना। तो ये क्या कहलाएगा आपका, इतनी दूरी, ये वान डेर वाल्स त्रिज्या कहलाती है, वान डेर वाल्स त्रिज्या। ये कौन सी त्रिज्या हो गई, वान डेर वाल्स त्रिज्या। अगर मान लीजिए यहाँ इसके लिए, तो इसके लिए क्या लेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की ये थी जैसे, है ना, वही तो दूरी अपनी यहाँ पे रहेगी, ये क्या कहलाएगी, वान डेर वाल्स। ये क्या कहलाती है, वान डेर वाल्स त्रिज्या के नाम से जानी जाती है। ये दो अनाबंधित, एक ही पदार्थ के दो अनाबंधित अणुओं के परमाणु के बीच की दूरी का क्या कहलाएगा, वान डेर वाल्स त्रिज्या के नाम से जाना जाता है।
सहसंयोजक त्रिज्या से बड़ी होती है। आर डब्ल्यू बड़ी होती है आर सहसंयोजक त्रिज्या से। ठीक है ना? तो van der Waals त्रिज्या किससे बड़ी होती है? सहसंयोजक त्रिज्या से बड़ी होती है। एक इसी में और आगे धात्विक त्रिज्या। लास्ट पॉइंट है धात्विक त्रिज्या आपका एक ही लाइन में, ओनली एक लाइन में धात्विक त्रिज्या आपको लिखवा देता हूँ, ताकि कल आपका आते ही ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। हम तो कल ही जाता, परंतु थोड़ा सा टाइम खराब हो गया, इस वजह से लिख लीजिए इसको और कि केवल समझाना नहीं है, लिखना ही है। धात्विक त्रिज्या क्या है? परिभाषा लिख दो इसकी, फिर मैं आपको आते ही कल समझा दूंगा मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या है, इसके बारे में आपको बता दूंगा। लिख लीजिए कि धात्विक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या में लो धातु के क्रिस्टल जालक में, धातु के क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल मतलब जानते हो किसे कहते हैं? क्रिस्टल, क्रिस्टल किसे कहते हैं? निश्चित ज्यामितीय संरचना को क्रिस्टल कहते हैं, जो मैंने शायद आपको 5वें पार्ट में भी बताया था। क्रिस्टल किसे कहेंगे? निश्चित ज्यामितीय संरचना को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल कहते हैं। तो ऊपर लिखा हुआ है धातु की क्रिस्टल जालक में नजदीक स्थित दो परमाणुओं के, नजदीक स्थित दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधार, नाभिकों के बीच की दूरी का आधार ही धात्विक त्रिज्या कहलाता है। इसे कहते हैं धात्विक त्रिज्या। आज का इतना ही बाकी, कल मैं आपको और सारणी के गुणों में आयताकृत और धात्विक